बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे दादी माँ संस्मरण। ठीक है, सभी छात्राएं सभी बच्चे जो हैं अपनी पुस्तक निकाल लें, मेरे साथ साथ पढ़ते और समझते चलें। इस पाठ का लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, अब जो है पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। कि सबसे पहले लेखक के बारे में बताती हूँ कि लेखक जो है अपनी दादी के बारे में बता रहा है। उसे अपनी दादी का याद आ रही है, दादी का स्मरण हो आया है। और जिसकी याद में हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसकी कोई हमें जो है याद आती है, उसके बारे में कोई भी घटना याद आती है तो वो हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाती है, वो हमारी यादगार बन जाती है। और उसको याद करना ही जो है उसके बारे में लिखना, वही एक संस्मरण कहलाता है। तो इसमें जो है आप दादी माँ के पात्र से परिचित हैं। आपके परिवार में भी घर में दादी है। तो दादी कौन होती है परिवार की? दादी जो है पिताजी की माँ को हम दादी कहते हैं। पिताजी के जो पापा हैं उनको हम दादाजी कहते हैं। ऐसे मम्मी है, मम्मी की माँ को हम क्या कहते हैं? नानी कहते हैं। और उनके पिताजी को हम नाना कहते हैं। ये हमारे परिवार के रिश्ते के संबंध है। चलिए आइए पाठ पढ़ते हैं। कमजोरी ही है। यहाँ पर लेखक जो है अपनी कमजोरी के बारे में बता रहा है कि लेखक जो है अपने मन से थोड़ा सा कमज़ोर है, स्वभाव से कमज़ोर है। तो उसके बारे में लेखक बता रहा है। वो अपनी दादी को याद कर रहा है, उनके जीवन की घटनाओं को याद कर रहा है और उनके बारे में उन्होंने इस लेख में लिखा है। सारी घटनाएं हैं। दादी जी के अंदर बहुत ही अच्छे गुण हैं और इसी पाठ में उन्होंने उल्लेख किया है कि दादी जी का स्वभाव कैसा है और बालपन में जो है लेखक किस तरह का स्वभाव रखता है। कमजोरी ही है। कमजोरी क्या होती है? हमारी शारीरिक कमजोरी भी हो सकती है, मानसिक कमजोरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर लेखक अपनी कमजोरी की बारे में, बचपन के बारे में बता रहा है कि वो बचपन में थोड़ा सा शारीरिक कमज़ोर था। पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही, जरा ही मुश्किल आते ही, बीसों गर्मी, मतलब लेखक बता रहा है कि वर्णन कर रहा है, बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा जो है एक सा नहीं रहता। वो प्राय अनमना-सा हो जाता है, मतलब मन ना लगना, उदास सा हो जाता है। मतलब बीसियों गर्मी, बरसात और बसंत भी देखी हैं, फिर भी उसका मन जो है अनमना-सा हो रहा है। मेरे शुभ चिंतक, मेरा भला चाहने वाले, मेरे शुभ चाहने वाले मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं कि छुट्टियाँ पड़ रही हैं और छुट्टियों में कैसे आनंद लेना है। और आपका और पीठ पीछे कि ये मौसम के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल, इसको सारा मौसम जो है वो इसको परेशान करने वाला है, ये कहकर उसके मजाक उड़ाते। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा। लेखक अब बड़ा हो गया है, अब वो पुरानी बातें याद कर रहा है, पुरानी बातें स्मरण कर रहा है। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होता है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान, कौन सी शरद? मतलब सर्दी की ऋतु में शीत किरणें होती हैं, ठंडी ठंडी किरणें होती हैं और वो समान और स्वच्छ होती हैं, क्योंकि उस समय आकाश में बादल भी नहीं होते, शीतल किसी धुंधली छाया नाच उठती है। ये सर्दी के मौसम का, शीत ऋतु की वर्णन किया है मौसम का। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए। कौन से? उसका वर्णन किया है लेखक ने, कवार का। कवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव में चारों ओर पानी हिलोरें ले रहा है। अब आपने देखा होगा जब बरसात का मौसम आता है तो पानी भर जाता है। आपने देखा होगा शहरों में भी भर जाता है, तो ऐसे ही गांव में भी पानी भर गया है, हिलोरें ले रहा है। और दूर जो है, क्या कहा? शिवान से बहकर, मचान से, ऊंचाई से बहकर जो है आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, ये जो है जंगली घास होती है, उसके बारे में बताया है। मोथा है, साई है, अधगली घासें, गेरू और बन प्याज की जड़ें नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र सी गंध छोड़ रहे हैं। गंध कैसी है? विचित्र सी, अजीब सी। रास्ते में कीचड़ सूख गया। कीचड़ क्या हो गया? सूख गया है। गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर ऐसी
प्रवृत्ति होती है कि वो ये नहीं देखते कि इसमें जो है स्वच्छता है, हम बीमार हो जाएंगे, कैसा है, और वो पानी कैसा है, सड़ा हुआ है, और उसमें बच्चे जो हैं वो कूद रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती। हर मौसम में आपने देखा होगा, हर मौसम का एक अपना एक अलग उसको अच्छा लगने वाला होता है। हर मौसम में आपने देखा होगा, सर्दी के मौसम में हमें खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और चीज़ें ख़राब भी नहीं होती। हमारे शरीर में भी थोड़ा सा ठंड बेशक लगती है, लेकिन हमें अच्छा लगता है। और बरसात के मौसम में हर जगह आपको फल फूल और पानी दिखाई देता है। गर्मी के मौसम में आम और जामुन मिलते हैं। यहाँ पर आषाढ़ के महीने में बताया है लेखक ने, आम और जामुन न मिले चिंता नहीं। अगहन मास का वर्णन किया है। पहले आषाढ़ मास का वर्णन किया, अब यहाँ पर अगहन मास का वर्णन किया। उसमें क्या कहा, चिवड़ा और गुड़ न मिले तो दुख नहीं। ये चीज़ें जो है न मिले तो लेखक कोई दुख नहीं है। चैत के दिनों में लाई के साथ, क्या कहा कि चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले तो अफसोस नहीं, पर कवार के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बहुत ही बुरा मालूम होता है। लेखक अपने बालपन का वर्णन कर रहा है कि मान लो उसे जो है किसी मौसम में आषाढ़ के मौसम में आम और जामुन न मिले तो कोई बुरी बात नहीं, दुख नहीं लगता। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले तो कोई बात नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ न मिले तो भी कोई अफसोस नहीं। लेकिन कवार के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो लेखक को बहुत ही बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, भीतर से परेशान था, बेचैन था। 2-1 दिन जो है ही कूद सका, नहा धोकर बीमार हो गया। उस मैले गंदे पानी में, गंधपूर्ण पानी में जब लेखक नहाया तो 1-2 दिन नहाने के बाद जो है लेखक बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों अच्छी लगती थी, अर्थात लेखक जो है उसका शरीर कमज़ोर था और बहुत जल्दी उसको बीमारी पकड़ लेती थी। थोड़ा सा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, या खाने के लिए दिन भर नींबू और साबूदाना। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर चढ़ा तो चढ़ता ही चला, मतलब बहुत तेज़ बुखार हो गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर में लेट कर सोता रहा। दादी माई शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। दादी माँ कौन से पानी से नहा कर आई थी, क्योंकि गांव में पानी साफ़ सुथरा नहीं था। ये लेखक जो है पुराने समय की बता रहा है। आजकल तो घर घर जो है वो हमारे पानी की इतनी सरकार के द्वारा इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हमें जो है टूटी से ताज़ा पानी और नदियों का साफ़ स्वच्छ जल मिलता है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, ये दादी का वर्णन कर रहा है लेखक। सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सदा टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर और पेट छुआ। किसने, दादी ने। आंचल की गांठ खोली और किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर भी लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती और पंखा झेलती। कभी कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। सर पर दालचीनी का लेप करती। किसका लेप करती, दालचीनी का। और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका क्या नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। तो ये सारे प्रश्न जो है दादी के मन में चलते रहते थे और ये सारी चीज़ें दादी करती रहती थी, क्योंकि वो सारी जो पुरानी जो है दादी माँ के उपचार आदि, तभी तो कहते हैं कि दादी माँ के उपचार। तो दादी माँ जो हैं वो पुराने आजकल की तरह दवा नहीं थी, वो पुराने इस तरह के उपचार के द्वारा ही ठीक करती थी। आधी लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे, क्योंकि दादी जो है वो जड़ी बूटियों आदि से ही दवा करती थी, उन्हीं से ही उनका इलाज करती थी। गांव में कोई भी बीमार होता उनके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम करती। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर
मलेरिया भूत से लेकर मलेरिया, सरसा, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और लौंग होती है ना, लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करती। सफाई कोई उनसे सीख ले, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का भी ध्यान रखती थी। दवा में देर होती, मिश्री शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे पागल जैसी हो जाती थी। बहुत ज़्यादा घर में स्वच्छता का ध्यान रखती थी। बुखार तो अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। अब लेखक जो है इस समय का वर्णन कर रहा है कि लेखक के पास अब दादी नहीं है, बुखार आता है और पानी कौन दे जाता, अब दादी माँ नहीं है, नौकर पानी दे जाता है। मिस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिहाई के डर से बुखार भी भाग जाता है। कि जो कुनैन है आदि उनसे तिहाई से डरकर बुखार भी भाग जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। अब लेखक जो है बता रहा है कि किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। अब जो है लेखक का भाई का नाम क्या है, किशन। अब उसकी शादी के बारे में बता रहा है लेखक। अब दादी माँ का उत्साह बहुत है, आनंद बहुत है, उनका तो कहना ही क्या, ठिकाना ही क्या। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने अपने सर पर उठा लिया। मुहावरे का प्रयोग है, घर सर पर उठाना। पड़ोसी आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, घर में जो है शादी का माहौल है तो शादी का घर ठहरा, जिसमें कि बहुत सारे काम नए नए निकल कर आते हैं। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है। दादी जो है अपनी बारे में बता रही है कि सभी काम जो है उन्हीं के द्वारा ही संभव है, सारे काम उन्हीं से होते हैं। जानने को यूँ सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तु विलंब का कारण बन जाती। अगर मान लो किसी काम में वो नहीं होती तो वो काम जो है देरी से होता था, क्योंकि अगर दादी की अनुपस्थिति है तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि उनकी अनुपस्थिति में कोई कार्य संभव हो। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को जब लेखक घर में लौटा तो बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। जहाँ से घर के द्वार से बाहर निकलते हैं आंगन की तरफ, तो दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। किसकी? रामी की चाची। सो न होगा धन्नो, उसने क्या कहा, ये नहीं होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दो, कि जो आपने मुझसे पैसे लिए थे उसका सूद मुझे दे दो। तेरी आँख में तो शर्म नहीं है। देखिए पहले के लोग पैसे लेते थे तो मुँह फट होते थे, सामने स्पष्ट होते थे, उनके अंदर किसी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष और गलानी का भाव नहीं होता था, जो कहते थे साफ और स्पष्ट होता था। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। क्या कहा उसको कि आप जो है उस समय मेरे पैरों में गिरकर नाक रगड़ रही थी। और जो है ये भी मुहावरा है, किसी ने एक पाई भी न दी थी तुम्हें, अब लगी है आजकल करने, फसल में दे दूँगी, फसल में दे दूँगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो यहाँ पर जो है दादी माँ ने बहुत करारा व्यंग्य भी किया है उसके ऊपर। तो अब क्या कहा उसने कि दे दूँगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुक पड़ी। बिटिया की शादी है, आपने दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, कि उस बेटी की कैसे विदाई होगी, कैसे उसकी शादी होगी। हट हट, क्या कह रही है दादी, हटो, अब तो मैं नहा कर आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। और पानी कौन से में, झाग भरे गंधपूर्ण वाले पानी में, क्योंकि उस समय पानी वही गांव में संभव था। जाने दो दादी, मैंने अप्रिय, कौन सा, जो अप्रिय, जो प्यारा न हो, ऐसे प्रसंग से हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। किसने कहा? लेखक ने कहा। लेखक कौन? शिव प्रसाद सिंह। चल चल, चला है मुझे समझाने के लिए।
मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल गया। कौन? लेखक। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। अब लेखक को कौन मिला? रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है? धन्नो चाची। लेखक ने क्या कहा उसे? रामी की चाची को धन्नो चाची, क्योंकि उसका नाम क्या था? धन्नो। और लेखक ने उसे किस रिश्ते से बुलाया? चाची से। मैं तो उसे उसने विहिल होकर कहा, उऋण हो गई बेटा, मैं तो ऋण से मुक्त हो गई हूँ। उन्होंने एक मतलब दुखी होते हुए एक प्रसन्नचित्त मन से कहा कि बेटा मैं तो बहुत उऋण हो गई, कर्ज मेरा उतर गया। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कौन मालकिन? दादी। कल ही आई थी, पीछे का रुपया सारा छोड़ दिया, ऊपर से 10 का नोट भी मुझे देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए जग हसाई न हो। ये भी एक मुहावरा है, जग हसाई न होना। देवता है बेटा, देवता। तो किसके बारे में वो कहा? लेखक के बारे में। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या? कि जो पैसा देगा, कहते हैं अपने एक लोकोक्ति है कि मारने वाले की तो मतलब जो गायें जो है वो दूध देती है, अगर वो लात भी मार दे तो कोई उसका बुरा नहीं मानता। तो ऐसे ही जो मालकिन है वो पैसा दे रही है तो डांटे भी नहीं। तो मैं मन ही मन इस पर जो है तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। लेखक। किशन के विवाह के दिनों की बात है। ये सारी किस समय की बात है? ये किशन के विवाह के दिनों की बात को स्मरण कर रहा है, याद कर रहा है लेखक। विवाह के, शादी के 4-5 रोज पहले ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। तो गांव का, आजकल तो शहर में ऐसा प्रचलन नहीं है। पुराने समय की, उस समय लेखक के समय बता रहा, जब उनके भाई की शादी थी, किशन भाई, उनके भाई का बढ़ेगा क्या नाम है? किशन भाई। विवाह की रात को अभिनय होता था कि रात में पहले आजकल की तरह दूरदर्शन नहीं था, तरह तरह के आदि मनोरंजन के साधन नहीं थे। वही सब जो है मनोरंजन के गीत आदि मनोरंजन के साधन थे। यह प्राय एक ही कथा हुआ करता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति, मतलब बच्चा जब तक होता था, पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। सभी पार्ट जो है, सभी अभिनय औरतें ही करती थी। मैं बीमार होने के कारण लेखक जो है बारात में न जा सका, और उसका ममेरा भाई राघव, कौन? राघव, दालान में सो रहा था, आंगन में। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा। औरतों ने उस पर आपत्ति की, क्योंकि जब बारात चली गई उसके बाद वो उनके घर आया, तो इसलिए वो बारात में नहीं जा सका। आजकल की तरह तो नहीं है कि गाड़ी उठाई चल दी है, मेट्रो चल रही है, बसें चल रही हैं। आजकल तो यातायात के बहुत साधन संभव हैं, उस समय ऐसा संभव नहीं था। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। क्या कहा दादी माँ ने? कि लड़के का मन और ब्रह्मा का मन कैसा होता है? एक सा ही होता है। मुझे भी पास में एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं ज़ोर से हंस दूँ तो भेद खुल जाए, तो निकाल बाहर किया जाऊँगा, मतलब घर से बाहर मुझे निकाल दिया जाएगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। मतलब भाभी ने कोई ऐसी हरकत की होगी कि जिस पर कि लेखक जो है बहुत अपनी हंसी को रोक न सका और उसको भेद खुल गया। दूबे की माँ ने चादर खींच ली। अब देखो, देबू जो है एक पात्र है और उसकी माँ, वो बच्चा है, और उसकी माँ ने जो है लेखक को पहचान गई है कि यहाँ पर बच्चा सो रहा है, तो उन्होंने जो है लेखक की चादर को खींच लिया। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? अब दादी से पूछ रही है वो। बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। मतलब वो क्या कर रही है? हंसी मजाक कर रही है। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ गई। लड़के से क्यों लगती हो? किसने कहा? दादी माँ ने कहा। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। अब वो तो रात का समय था, रात की बातें थी। अब सुबह जो है कौन मिला लेखक को? देबू की माँ। और क्या कहती है? कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ।
वस्तुतः किसी प्रकार का कोई अपराध हो जाने पर हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते थे और हमें अभयदान मिल जाता। हमारा जो है कैसा दान मिल जाता, हमारा डर दूर हो जाता और दादी माँ हमारा फेवर ले लेती। स्नेह और ममता की मूर्ति कौन है? दादी माँ। एक एक बात आज कैसी मालूम होती है। मतलब दादी माँ का स्वभाव जो है बहुत ही अच्छा था। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। तो अब परिस्थितियों के बारे में लेखक कह रहा है कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि व्यक्ति के जीवन में उसको तरह तरह के अनुभव कराती है। और किस तरह के अनुभव? जैसे सूखा पत्ता जो है हवा में नाचता है, ऐसे ही जीवन की परिस्थितियाँ भी, जीवन जब परेशान हो जाता है तो सूखे पत्ते की भांति हो जाता है और हवा में इधर उधर भटकने लगता है। इसे दादी माँ, इन परिस्थितियों से दादी माँ खूब परिचित थी और वो जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से अब लेखक ने जो है घर की परिस्थितियों का वर्णन किया, किसकी तरह हैं? सूखे पत्ते की भांति। और सब चीज़ें दादी माँ अच्छी तरह से जानती हैं। दादाजी की मृत्यु के बाद वो बहुत उदास रहती थी। संसार ने उन्हें धोखे की, संसार जो है उन्होंने बहुत धोखा दिया और उन्हें संसार धोखे की टट्टी मालूम होता था। दादा ने स्वयं उन्हें धोखा दिया। किसने भी धोखा दिया? संसार ने तो दिया ही दिया, दादाजी ने भी दिया। वे सदा उनके आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। ठीक है, क्या कहते थे दादाजी? उन्हें आगे भेज देते थे और कहते थे कि चलो मैं आ रहा हूँ। दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह, कुकुरमुत्ता एक वो पौधा होता है, वो बहुत जल्दी बढ़ता है, फूल होता है उसका, मुंह में राम बगल में छुरी, दोस्तों की शुभ चिंता की स्थिति ने और भी डावाडोल कर दिया था। घर का माहौल जो है परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा उलझ गया था। दादा के श्राद्ध में दादी के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति, मतलब बहुत ज़्यादा धन दौलत व्यय कर दी, खर्च कर दी। और वह घर की तो थी नहीं, मतलब उधार ली गई थी बहुत ज़्यादा संपत्ति, जो कि उन्होंने दादा के श्राद्ध पर व्यय कर दी, खर्च कर दी। दादी माँ अक्सर उदास रहती थी। माघ के दिन है, अब देखो ये सारे जो महीनों का वर्णन किया है, अंग्रेजी महीनों का वर्णन नहीं है, सारे हमारे भारतीय देसी महीनों का वर्णन किया गया है। कड़ाके का जाड़ा, जाड़ा कैसा है, कौन सी ऋतु में पड़ता है? माघ और पौ में जो है बहुत अधिक जो है ठंड पड़ती है, उसका वर्णन किया है यहाँ पर माघ के दिनों का। और पछुआ का सन्नाटा, कौन सी हवा चलती है? पछुआ। और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती है, मतलब इतनी ज़बरदस्त ठंड होती है, ऐसा लगता है कि जैसे वो हड्डियों में घुसी जा रही है। शाम को मैंने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह और कातर, मतलब घबराई हुई आंखों में मैंने, डरी हुई, कातर होता है डरी हुई, घबराई हुई, स्नेह मतलब स्नेह होता है प्यार भरी आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? किसने कहा? दादी माँ ने कहा। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी न? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। जो प्यार भरी आँखें थी उनकी तरफ लेखक ने देखा। अब क्या कहा लेखक ने? उन्होंने क्या कहा? क्या है? किसने कहा क्या है? पूछ दादी माँ ने। तुम रोती थी? किसने कहा? लेखक ने कहा। दादी माँ मुस्काई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया, चल चल। क्योंकि दादी माँ अपने आंसुओं को छुपाना चाह रही है कि मेरा पोता जो है मेरे बारे में ज़्यादा न पूछे और क्या परेशानी है उसके बारे में वो अपने पोते को नहीं बताना चाहती थी। धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन सारे सोच रहे हैं, सारे मन में दुखी हैं। दूसरा चारा ही क्या है, क्योंकि कोई न कोई परेशानी है तो उसी कारण तो पूरा परिवार दुखी होगा। तो अब लेखक ने कहा कि बाबू बोले। किसने कहा? लेखक के पिताजी ने कहा कि रुपया तो कोई देता नहीं है, कितने के तो अभी पिछले बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। कौन हो गया रोने रोने से? लेखक के पिताजी।
अब क्या कहा दादी ने, रोता क्यों है रे? किसने कहा? दादी ने कहा। रोता क्यों है? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी जिंदा हूँ। और उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ये मुझे कंगन जो है इसी दिन के लिए पहनाया था और उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। क्या कहा उन्होंने? कि यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर पुराने लोगों का आगा पीछा सोच लेते हैं कहा, बेटा सचमुच मुझे दादी माँ शापभ्रष्ट देवी सी लगी। किसने कहा? लेखक ने कहा। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ आया है। क्या कहा लेखक ने? कि दिन जो है काफ़ी चढ़ आया है। और पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाँखें फैलाकर मेरी खिड़की पर आकर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। क्या कहा लेखक ने? कि किशन भैया का जो है, किशन भैया के हाथ में एक पत्र है, वो काँप रहा है और काली चींटियों सी कतारें धूमिल सी हो रही हैं। आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। कौन कह रहा है? लेखक। कि आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा और मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी नहीं रही? अब दादी नहीं है इस संसार में। तो लेखक को बार बार परेशान कर रहा है कि क्या सचमुच, लेखक को विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि सचमुच उसकी दादी इस संसार से अलविदा हो गई। ठीक है बच्चों, पाठ समझ आया? धन्यवाद बच्चों।